वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एम कुमार सिंह, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, फिर से पी ब्लॉक के वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ। हाँ, तो आज हम लोग 15 ग्रुप्स का जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। ग्रुप 15। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अमोनिया का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। पहले उसको कंटिन्यू कर लेने के बाद नाइट्रिक एसिड टॉपिक को देखेंगे। NH3 का रिएक्शन हम लोग CaOClCl से कराना है। कैल्शियम Ca++OCl- के मिलने से ये बना है ब्लीचिंग पाउडर है। नाम क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। यह एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर से यह अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके N2 में कन्वर्ट कर देगा और CaCl2 यहाँ से रिलीज होगा और प्लस वाटर तो ऑक्सीजन के चलते बैलेंसिंग फैक्टर है। दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके क्या देगा? N2 देगा और CaCl2 वाटर रिलीज होगा। एक मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है अमोनिया का रिएक्शन नेस्लर्स रिएजेंट के साथ कराना है और साथ साथ बेस होना चाहिए। NH3 + K2HgI4 और इसका रिएक्शन हम लोग KOH से करा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा? यहाँ से OHG फिर यहाँ Hg के साथ बॉन्डेड होगा और ये जो ब्रिज Hg एटम्स हैं इनको NH2I लगा देंगे और प्लस यहाँ से क्या आउट होगा? Ki+H2O। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको मिलन्स आयोडाइड बेस बोलते हैं। मिलन्स आयोडाइड बेस। और ये प्रेसिपिटेट के रूप में ऑब्टेंड होता है। ब्राउन कलर होगा इसका। दैट मीन्स यह ब्राउन PPT है। और यह जो है K2HgI4 इसको हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है। कई बार कंपटीशन में भी आ चुके हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। अब हम लोग को टॉपिक देखना है, वह है HNO3 नाइट्रिक एसिड। यहाँ हम लोग HNO3 देखने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाइट्रिक एसिड बनाने का जो लैब मेथड होता है
वह क्या है, यहाँ पर हम लोग KNO3 या NaNO3 कोई भी ले सकते, NaNO3 और प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 और इसको हीट करेंगे तो इस रिएक्शन से क्या होगा, ये जो रिएक्शन है इसमें जो लेस वोलेटाइल एसिड होता है वह मोर वोलेटाइल एसिड को रिलीज करता है। यहाँ पर रिएक्शन जो होगा ये सॉल्यूशन में अगर रहेगा Na प्लस NO3 माइनस में ये ब्रेक करेगा, H2SO4 का जो फर्स्ट स्टेप का आयोनाइजेशन जो होगा वह क्या होता है H प्लस HSO4 माइनस, और ये एनाइन जो है इस कटायन से कंबाइन करेगा, फिर NO3 माइनस H प्लस से कंबाइन करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा HNO3 और आउट क्या होगा NaHSO4। ये नाइट्रिक एसिड है, बट ध्यान देना है कि लेस वोलेटाइल जो होगा वह मोर वोलेटाइल को रिलीज करता है। दैट मीन्स कॉन्क H2SO4 कैसा होगा, लेस वोलेटाइल, ऐसा होगा यह लेस वोलेटाइल एसिड है और अपने से यह मोर वोलेटाइल को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर यह रिएक्शन होता है। अब ध्यान से देखें, हम लोग को इसका मैन्युफैक्चरिंग देखना है नाइट्रिक एसिड का। उसका एक मेथड, पॉपुलर मेथड होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, एक आइडे बर्कलैंड प्रोसेस भी होता है, बट वह मेथड इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा फेमस मेथड कौन है, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड देखने वाले हैं बाय ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय क्या, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सबसे पहले इसमें कुछ सीक्वेंशियल स्टेप वाइज रिएक्शंस होंगे, उनको आपको याद भी रखना होगा। NH3 को ऑक्सीडाइज किया जाता है O2 के प्रेजेंस में, और जो कैटलिस्ट यूज होता है वो प्लेटिनम रोडियम गेज कैटलिस्ट है। प्लेटिनम रोडियम गेज कैटलिस्ट टेम्परेचर 500 केल्विन और प्रेशर जो होगा वह 9 बार प्रेशर यूज करते हैं। तो ये सबसे पहले NO में कन्वर्ट होगा और यहाँ से वाटर रिलीज होगा। NH3 ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या दे दिया, NO। अब यह NO जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, O2 से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, NO2, NO2 बनाएगा। NO2 जो है यह वाटर से रिएक्ट करके HNO3 देगा और साथ साथ यहाँ NO रिलीज होगा, तो हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड ऑब्टेंड हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट स्टेप है NO2 प्लस वाटर, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे HNO2 प्लस HNO3, और HNO2 को दूसरे स्टेप में उसको डिकम्पोज कराएंगे तो NO प्लस NO2 प्लस वाटर देगा। वही चीज़ है, उसको 2 स्टेप को ऐड करेंगे तो यह तीसरा स्टेप खुद आ जाएगा, इसलिए उतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग NO2 प्लस वाटर को HNO3 प्लस NO रिलीज करा देंगे। यह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रिलीज होना यह बतला रहा है कि इस प्रोसेस में अमोनिया का खपत थोड़ा कम हो जाएगा, अमोनिया का कंजप्शन ज़्यादा नहीं कराना है यहाँ, क्योंकि जो NO हम लोग को जो चाहिए था सेकेंड स्टेप में वह तो साइड प्रोडक्ट के रूप में आउट हो जा रहा है। फिर रिसाइक्लिंग प्रोसेस में बार बार NO यूज होता रहेगा और ढेर सारे अमाउंट में
या नाइट्रिक एसिड ऑब्टेंड हो जाएगा। मतलब NO का साइड प्रोडक्ट में आना ये अच्छी बात है। अमोनिया का मोर कंजम्पशन नहीं हो पाएगा, अमोनिया कम क्वांटिटी में ही खर्च होगा और नाइट्रिक एसिड मोर ईल्ड हो पाएगा। अब देखें, इस स्टेप के बाद हमको एक बात ध्यान देना है, ध्यान से देखें। HNO3 जो ऑब्टेंड होगा उसका एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में वह ऑब्टेंड होता है। यह क्या होता है कि HNO3 को अगर कंसेंट्रेट करना है, मतलब नाइट्रिक एसिड का कंसेंट्रेटेड फॉर्म अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए हम लोग वाटर को वहाँ से थोड़ा कम करेंगे। नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन से उसको हीट करके वाटर को इवेपोरेट कराएंगे और वाटर जितना ही कम होता जाएगा वह नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन उतना ही कंसेंट्रेटेड फॉर्म में ऑब्टेंड होगा। बट यह जो इवेपोरेशन वाला तरीका है हीट करके वाटर को निकालना, यह अप टू 68% तक ही उसको हम लोग कंसेंट्रेट कर सकते हैं। दैट मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा नाइट्रिक एसिड को हम लोग 68% मास परसेंट या वेट परसेंट तक ही कंसेंट्रेट कर सकते। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड काम नहीं करेगा। क्यों? चूंकि वह एजियोट्रॉप का निर्माण कर लेता है और एजियोट्रॉप सॉल्यूशन जो है 12 बोर्ड के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, उसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहा जाता है। जब ये 68% एक कांस्टेंट कंपोजिशन है उस मिक्सचर का, उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों सेम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होना चालू हो जाएंगे। दैट मीन्स हम लोग को वाटर को अलग नहीं कर सकते नाइट्रिक एसिड से। 68% के एबव कंसेंट्रेशन अगर आपको ऑब्टेंड करना है तो ऐसे केस में कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या मैग्नीशियम नाइट्रेट नाम का डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन can be concentrated up to 68% by fractional distillation method। fractional distillation method since at this composition it forms azeotrope, thus for higher concentrated acid basically concentrated H2SO4 is used as dehydrating agent,
अगर हम लोग को 68% से ज़्यादा, जैसे अप टू 98% तक अगर कंसंट्रेटेड एसिड चाहिए, तो हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस यूज करना होगा। मेनली कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया जाता है। वाटर को वह एब्जॉर्ब कर लेगा और कंसंट्रेटेड एसिड ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम लोग वाटर से इसका रिएक्शन करा रहे हैं। HNO3 प्लस वाटर, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा और ये चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए यह रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये H प्लस NO3 माइनस में ब्रेक कर जाएगा और वाटर यह लोन पेयर अटैक करेगा H प्लस पर, क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, और यहाँ से NO3 माइनस रिलीज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है तो उसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होगा नाइट्रिक एसिड का, तो जो मेटल रिएक्ट करने लायक हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, वे उसके नाइट्रिक एसिड के कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा, या हो सकता है कभी वो अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में भी वहाँ एक प्रोडक्ट बनने लगेगा। ये डिपेंड करेगा मेटल के नेचर और नाइट्रिक एसिड के कंसेंट्रेशन पर। मैं आपको एक सुपर ट्रिक की बात बता रहा हूँ। अगर कंसेंट्रेटेड एसिड से मेटल जो रिएक्ट करने लायक हैं वो गारंटी NO2 रिलीज करेंगे। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो पासिविटी शो करते हैं कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रति, तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो मेटल कंसेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट कर सकता है तो NO2 जरूर रिलीज करेगा। बट डाइल्यूटेड के केस में N2O बन सकता, NO बन सकता, या समवट केसेज में अमोनियम नाइट्रेट भी बनने लगता है। ये डिपेंड करेगा मेटल के नेचर पर, और जो नाइट्रिक एसिड का जो डाइल्यूटेड जो फॉर्म है वो कितना % आप लिए हैं, वो हॉट लिए हैं या कोल्ड लिए हैं, इस सब बात पर भी डिपेंड करता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम लोग कर रहे हैं, जैसे कॉपर का रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं। कॉपर जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूटेड HNO3 से रिएक्ट करेगा तो कॉपर का नाइट्रेट तो बनेगा ही, CuNO3 होल ट्वाइस। साथ साथ यहाँ डाइल्यूट है, कॉपर का नेचर होता है वो NO रिलीज करता है और यहाँ से वाटर रिलीज होगा। वाटर तो बैलेंसिंग फैक्टर है। मेन आपको ध्यान में रखना होगा कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बन रहा है। तो मैं बोला था कि अगर कंसेंट्रेटेड लेंगे और रिएक्शन हो रहा होगा तो वहाँ NO2 बनेगा, बट डाइल्यूटेड के केस में अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड या अमोनियम आयन रिलीज होता है। ये डिपेंड करता है मेटल के नेचर पर। अब इसी रिएक्शन को अगर हम लोग कॉपर का रिएक्शन कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर करा रहे हैं तो यहाँ NO2 गारंटी रिलीज होगा और ये कॉपर का नाइट्रेट बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस, और प्लस यहाँ से NO2 रिलीज होगा, और साथ साथ वाटर तो बैलेंसिंग फैक्टर है। चेंजिंग कहाँ हो रहा है, NO और NO2 में। इस बात पर ध्यान देना है कि अगर कंसेंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं तो अब NO2 बन रहा है। डाइल्यूटेड के केस में मेटल के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कैसा रिएक्शन होगा। तो ये HNO3 का रिएक्शन कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। Zn जो है वह डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा, अब इसका नेचर है कि यह N2O रिलीज करता है, तो जिंक नाइट्रेट तो बनना तय है,
ZnNO3 वोल्टवाइज बनेगा और प्लस यहाँ से क्या रिलीज होगा, N2O रिलीज होगा और यहाँ से वाटर निकलेगा। दैट मीन्स ये जिंक के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि डाइल्यूट HNO3 NO न देकर N2O रिलीज कर रहा है। कंसेंट्रेटेड में कोई झमेल नहीं है, वो तो Zn प्लस कॉन्क HNO3 फिर से क्या दे देगा, ZnNO3 वोल्टवाइज और प्लस NO2, ये तो गारंटी है, ये तो डिपेंड करता है कंसेंट्रेटेड HNO3 और यहाँ से वाटर रिलीज होगा। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, कुछ रिएक्शंस और देखते हैं हम लोग। Zn का रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूटेड, थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट लिख सकते हैं, वेरी डाइल्यूट ऑलमोस्टली 6% के आसपास अगर लिया जाए HNO3 से रिएक्शन करेगा तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स अमोनियम सॉल्ट बनता है और यहाँ अमोनियम आयन रिलीज होगा। ZnNO3 वोल्टवाइज तो बनेगा ही, NH4NO3 आउट होगा और प्लस वाटर होगा। ये जो रिएक्शन है जैसा Zn दिखाया है, Fe वैसा ही रिएक्शन दिखाएगा जब ये वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन हो। Fe इट शोज similar reaction like Zn, similar reaction like Zn। ये जो रिएक्शन की बात हो रही है, मैं वेरी डाइल्यूट के केस के लिए Fe को सिमिलरिटी शो करा रहा हूँ Zn के साथ। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आप जैसे Fe और Zn दोनों वेरी डाइल्यूट HNO3 से NH4NO3 रिलीज करते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कंसेंट्रेटेड एसिड के प्रति इनर्टनेस, केमिकली इनर्टनेस शो करते हैं, उसी को पासिविटी टुवर्ड्स कॉन्क HNO3 बोला जाता है। तो केमिकल इनर्टनेस, टुवर्ड्स कॉन्क HNO3, टुवर्ड्स क्या, कंसेंट्रेटेड HNO3। कुछ लोग जो मेटल्स हैं वो केमिकल इनर्टनेस शो करते हैं, इस फिनोमेना को पासिविटी बोला जाता है। पासिविटी क्यों? पासिविटी इसलिए कि इनके ऊपर, इस मेटल के सरफेस पर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड का एक कोटिंग हो जाता है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड डिपॉजिट होता है जो फर्दर रिएक्शन करने से रोक देता है। मतलब ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट होने के बाद वह फिर से कंसेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट नहीं करता। ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो पासिविटी शो करते हैं? तो हम लोग यूजुअली एक लर्निंग ट्रिक लिखते हैं, फेंको नहीं करारे आलू, फेंको नहीं करारे आलू, फेंको नहीं करारे आलू, एक लर्निंग ट्रिक है। ये लोग पासिविटी शो करते हैं। स्टूडेंट्स, इस अगर लर्निंग ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी हो। ए से Fe हो जाएगा, O से कोबाल्ट हो जाएगा, नहीं से Na हो जाएगा, करारे जो है इसका मतलब क्रोमियम है,
और आलू जो है वो एल्यूमिनियम है। ये लोग पॉसिबिलिटी शो करते हैं, इसलिए और ये जो कॉम के HNO3 का जो परसेंटेज होगा पॉसिबिलिटी के समय, यह परसेंटेज नियरली हम लोग 80% लेते हैं। 80% कंसेंट्रेशन के लिए ये पॉसिबिलिटी की बात होती है। ये लोग रिएक्शन नहीं करेंगे नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, कभी कभी रिएक्शन जैसे कुछ बोर्ड में ही आ गया Fe+ कॉम के HNO3, तो बोर्ड वाले तो कोई मेंशन नहीं करते हैं कंडीशन, और वो आप समझ रहे हैं अगर आप नहीं लिखिएगा वो रिएक्शन तो वे गलत कर देंगे, नंबर भी नहीं देंगे। बट होता क्या है उनको तो अब समझ आ नहीं रहा है, उस सिंपली रिएक्शन लिख के छोड़ देंगे। हाइबर ये रिएक्शन नॉर्मली जैसे वे लिखते हैं उसका वाजिब आंसर तो यही हुआ कि रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए, बट वे जबरदस्ती कुछ ना कुछ उसका आंसर बना ही देंगे। तो हीट करने पर रिएक्शन हो सकता है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ Fe का रिएक्शन ही कराना है और कोई कंसंट्रेटेड HNO3 दे दिया, ठीक है, और इसको हम स्ट्रांगली हीट कर दें, तब हो सकता है ऑक्साइड लेयर डिकम्पोज हो जाए, फर्दर रिएक्शन हो जाए। अदरवाइज सिंपल कंडीशन पर कौन के HNO3 से रिएक्शन तो नहीं होगा। अब ऐसे केस में अगर हीटिंग वगैरह कर दिया जाए तो कुछ बुक राइटर इसको लिखते हैं या फेरिक नाइट्रेट बना लेगा, FeNO3 का होल थ्राइस बन जाएगा और यहाँ से NO2+ वाटर रिलीज हो जाएगा। बट मैं ये तब की बात बोल रहा हूँ जब हीटिंग किया जाए, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। अब आप देखें जैसे कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सो एसिड बनाने लगते हैं, लाइकली नन मेटल्स। अब जैसे SN है और इसका रिएक्शन अगर कंसेंट्रेटेड HNO3 से कर लें तो ये क्या रिएक्शन देगा, तो ये ऑक्सो एसिड बनाएगा। इसका H2 आ जाएगा, H2SNO3, चूंकि यहाँ SN की जो ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए वह +4 के फॉर्म में ऑक्सो एसिड मोस्ट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी का ऑक्सो एसिड जनरेट करेगा और यहाँ से NO2 बनेगा और प्लस वाटर रिलीज होगा। ये कहानी है। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो ये लोग कौन के HNO3 से जब रिएक्ट करेंगे, आर्सेनिक हो या यहाँ पर एंटीमनी भी ले सकते थे, तो ये जब रिएक्शन करेगा ये क्या बना देगा, H3ASO4, ये आर्सेनिक का जो एसिड बनेगा H3ASO4 और प्लस क्या आउट होगा NO2 और प्लस वाटर। आर्सेनिक के जैसा ही एंटीमनी भी वैसे ही रिएक्शन करता है, आप इसके बजाय एंटीमनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा ये रिएक्शन। अब जो है मैं 2 मेटल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। पूरे दुनिया में बस मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये 2 मेटल ही हैं जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं, मैग्नीशियम और कौन, मैग्नीज। और वेरी डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ही यह रिएक्शन होता है और वह जो परसेंटेज लिया जाता है वो 1 to 2% होता है। Mg या Mn, ये दोनों 1 से लेकर 2% तक अगर डाइल्यूटेड HNO3 लिया जाए तो फिर ये रिएक्शन के द्वारा क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट तो बनेगा ही, Mg+ डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट है यह,
क्या बन जाएगा, MgNO3 वोल्टवाइज और प्लस H2 रिलीज हो जाएगा। और इसी तरह का रिएक्शन होता है मैग्नीज के साथ। मैग्नीज का नाइट्रेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो मैक्सिमम रिएक्शन हम लोग कर लिए। मरकरी, सिल्वर, ये सब का जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होगा। मरकरी में एक कॉन्सेप्ट क्या है कि डाइल्यूट के साथ जो है HNO3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो यह +1 वाला स्टेज का नाइट्रेट बनाएगा और कॉम के साथ +2 वाला बनाएगा। ये क्या बना लेगा, Hg2NO3 वोल्टवाइज मर्क्यूरस नाइट्रेट और यहाँ से NO रिलीज होगा प्लस वाटर बनेगा। अगर ये रिएक्शन कॉम के साथ करता तो NO2 बनाता। Ag का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो क्या बना देगा, AgNO3 प्लस NO और प्लस वाटर। ये सभी सेम टाइप के रिएक्शन हैं। नॉन मेटल लोगों में अच्छे कुछ मेटल्स जो होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड के साथ, वो कितना भी आप कंसंट्रेटेड लो, हीटिंग करो, कुछ भी कर लो, वो रिएक्शन नहीं होता। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, रोडियम, ये सभी मेटल्स HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। वो कोई भी कंसेंट्रेशन इसका क्यों ना ले ले, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नॉन मेटल्स लोगों में क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी कभी भी कॉम के HNO3 से भी रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन। अब रिएक्शन करने वाले कौन हैं, जैसे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं एक बार, C प्लस कॉम के HNO3 P4 प्लस कॉम के HNO3 एसिड प्लस कॉम के HNO3 और I2 प्लस कॉम के HNO3। कॉम HNO3, ये सभी जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनका अगर तरीका मालूम हो तो हमको रिएक्शंस कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे देख लें, ये जो भी नॉन मेटल है कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ऑक्सो एसिड होगा वही बनेगा। कार्बन जो है वो ऑक्सो एसिड H2CO3 देता है, कार्बोनिक एसिड वो अनस्टेबल होता है, वो रिडली डिकम्पोज होके CO2 दे देगा। तो एक कार्बन के केस में ये बात नहीं होगी, H2CO3 बनेगा बट वो टूट जाएगा, तो CO2 प्लस NO2 प्लस वाटर लिखना होगा और NO2 तो हर जगह रिलीज होगा। P4 से फास्फोरस का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 वाला जो ऑक्सो एसिड बनता है वो क्या बनेगा, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ से NO2 तो रिलीज होना ही है। एसिड सल्फर का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 वाला एसिड बनेगा ऑक्सो एसिड H2SO4 और प्लस क्या NO2 प्लस वाटर। आयोडीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो ऑक्सो एसिड नहीं बनता, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आयोडीन का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो +5 है, +7 वाला हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा, HiO3, नाम क्या है इसका, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। इसमें आयोडीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड नहीं दिया है, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन के केस में यही होता है। और प्लस क्या,
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नाइट्रिक एसिड का टॉपिक समाप्त माना जाएगा।